पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। ये जो ऑपरेशन है ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है? तो ऑपरेटर्स वैल्यू पे भी चलते हैं, वेरिएबल पे भी चलते हैं और एक्सप्रेशन पे भी चलते हैं। एक्सेप्शनली कुछ रूल्स होते हैं, जब रूल्स आएंगे तो उनको एक बार देखेंगे क्या रूल्स हैं हमारे। तो अभी मैं सीधा वैल्यू के साथ आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 10+3, तो मैथमेटिकली जब दो नंबर को सम किया जाए, एक नंबर 10 हो और दूसरा 3 हो, तो रिजल्ट आएगा 13। पाइथन में भी यही रिजल्ट आएगा 13, है ना। अब इस रिजल्ट को मैं सीधा प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट के अंदर इस ऑपरेशन को करके देख सकता हूँ। तो रिजल्ट आ गया। जब हम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं तो ऑपरेटर्स के जो ऑपरेंड हैं इनका ऑर्डर कई बार मैटर करेगा और कई बार मैटर नहीं करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर 10+3 की जगह 3+10 लिखूंगा तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों का आंसर एक ही आएगा। बट अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास सब्ट्रैक्शन करना है, तो 10-3 और 3-10, तो इनका रिजल्ट अलग अलग आएगा, है ना। सब्ट्रैक्शन वाले केस में हमारा जो ऑर्डर है, पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है, ये मैटर करेगा। तो इस वाले का रिजल्ट आना चाहिए 7, इस वाले का आना चाहिए -7। ठीक है। तो आपको इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर आसानी से मिल जाता है। उसके बाद अगला आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम लोग बोलचाल की भाषा में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, है ना। बट मैथमेटिकली प्रोडक्ट नाम होता है। तो 10 का प्रोडक्ट मैं 3 से लूँ या 10 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँ, तो इस तरह से हम कर सकते हैं 10×3। इसमें भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आप 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे फिर भी सेम रिजल्ट आएगा। तो इसका रिजल्ट भी 30 आएगा और इसका रिजल्ट भी 30 ही आएगा। अब हमारे पास पाइथन में एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर है, पावर। पावर ऑपरेटर मैं लिखा 10 डबल एस्पेक्ट 3। तो इसका मतलब है 10 रेज़ टू पावर 3। मैथमेटिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका मीनिंग हो गया 10 की मल्टीप्लाई 10 से होगी, फिर रिजल्ट जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई 10 से। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया 10 की पावर 3, फर्स्ट ऑपरेंड रेज टू पावर सेकेंड ऑपरेंड। ठीक है। तो यहाँ भी फिर ऑर्डर मैटर करेगा डेफिनेटली। यहाँ पर अगर आप लिखेंगे 3 डबल एस्पेक्ट 10, तो इसका मतलब हो गया 3 रेज टू पावर 10। और मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 10। इस तरह से 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, फिर मल्टीप्लाई 3 से होगी, इस तरह से 10 टाइम्स आपको ये करना है। तो ऑब्वियसली दोनों ऑपरेशन का जो रिजल्ट आएगा वो अलग अलग आएगा, है ना। तो 10 की पावर 3 का रिजल्ट आया 1000, और 3 की पावर 10 का रिजल्ट आया 59,049। जो भी आएगा वो आपको आउटपुट में देखें। अब डिवीजन की बात करते हैं। तो पाइथन में 3 तरह के डिवीजन होते हैं।
पहला डिवीजन कहलाता है ट्रू डिवीजन। अगर मैं 10 को डिवाइड करना चाहता हूँ किसी भी नंबर से, तो फॉरवर्ड स्लैश हमारा डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, फॉरवर्ड। ठीक है, हमने अभी बैक स्लैश का यूज स्ट्रिंग के साथ करा था, बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, बैक स्लैश टी टैब स्पेस के लिए। जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश होता है, और फॉरवर्ड स्लैश हमारा ट्रू डिवीजन करता है। तो अगर मैं लिखूंगा 10 ट्रू डिवीजन 3, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रू डिवीजन। तो अब जब हम इस तरह से लिखकर इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 0। इस तरह से तो ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो सिंबल है, ये ट्रू डिवीजन, ये वास्तव में ये वाला जो पार्ट होता है ये लाकर हमें देता है। तो डिवीजन का जो रिजल्ट आता है, उस डिवीजन के रिजल्ट को बाय डिफॉल्ट क्या बोला जाता है, क्वोशिएंट। या फिर इसको भागफल के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम बोलते थे क्वोशिएंट या भागफल। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है ये हमारा क्वोशिएंट वाला रिजल्ट लाकर देता है। अब पाइथन के अंदर अगर कोई भी नंबर फ्लोटिंग टाइप का है, तो उसके साथ एक लिमिट लगाई गई है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेस आपके दिखाई जाएंगे, क्योंकि इस वाली सिचुएशन में तो ये टेंथ से इनफाइनाइट हो जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं हमारा। तो पाइथन ने कहा कि डेसिमल पॉइंट के बाद 14 प्लेसेस हमारे यहाँ पर आते हैं। तो पॉइंट के बाद 14 प्लेसेस का रिजल्ट आपको दिखाई देगा। लेकिन हमारे कुछ हार्डवेयर, यहाँ हार्डवेयर का मतलब सीधा प्रोसेसर से है। अब किसी का 32 बिट का प्रोसेसर है, किसी का 64 बिट का है, किसी का इंटेल का प्रोसेसर है, किसी का AMD प्रोसेसर है ना। तो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर अलग अलग होते हैं हमारे। तो कभी कभी क्या होगा, कुछ कंप्यूटर पे 15 और 16 प्लेस भी आ सकते हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आएंगे ही आएंगे। 14 प्लेसेस तक फ्लोटिंग नंबर दिखाया जा सकता है, ये श्योरिटी है। हर किसी के लैपटॉप पर 14 प्लेसेस आएंगे और सेम आएंगे। लेकिन अगर किसी के कंप्यूटर में 15 और 16 प्लेस आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसका कोई एक नेचर रहा होगा, बट उसकी कोई श्योरिटी नहीं होगी। क्या आएंगे उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, 15 और 16 प्लेस क्या आएंगे ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि फ्लोटिंग नंबर का एक्यूरेसी लेवल क्या होता है, तो इसका मतलब यही है कि फ्लोटिंग नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस पर हर कंप्यूटर में एक जैसा ही नजर आएगा, तो आंसर आएगा 14। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करा के दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस आउटपुट को यहाँ तक आप कंसीडर करें। आगे के 2 प्लेस आपके लैपटॉप में आएंगे नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। आएंगे तो सेम जो मेरे में आए हैं वही आपके में आएंगे, कोई श्योरिटी नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा डिवीजन होता है हमारा डबल फॉरवर्ड स्लैश। डबल फॉरवर्ड स्लैश, इसको हम पाइथन की भाषा में कहते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जो आपका रिजल्ट आता था क्वोशंट वाला, डेसिमल पॉइंट और उसके आगे का जो रिजल्ट है वो इग्नोर कर देगा, और सिर्फ डेसिमल पॉइंट से पहले जो रिजल्ट बना है तो उतना लाकर हमें दे देगा। यानी कि इसका रिजल्ट आएगा सिंपली 3। अब टेक्निकल टर्म हो गए ट्रू डिवीजन और फ्लोर डिवीजन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इनको हम एक आसान सा नाम देना चाहें, तो ऐसे दे सकते हैं, फ्लोट डिवीजन हो गया, और एक ऐसा डिवीजन ला कर देगा मुझे
इंटीजर डिवीजन। तो अगर आपको डिवीजन का रिजल्ट फ्लोट में चाहिए तो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप यूज करते हैं, और अगर डिवीजन का रिजल्ट आपको इंटीजर में चाहिए तो डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप डिवीजन को करते हैं। अब एक तीसरा डिवीजन और आता है, और सरप्राइजिंगली जो तीसरा डिवीजन है हम कोडिंग एक्सपीरियंस में उसको ज्यादा यूज करते हैं देन ये दो हमने जो पढ़े हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कोई नंबर इवन है या ऑड है तो कैसे बताते हैं। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, रिमाइंडर चेक करते हैं कि अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो इवन है, अदरवाइज ऑड है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, आप अपनी ही लैंग्वेज में अगर इस बात को सीखें कि किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें, अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो इवन है, और अगर नहीं होता है तो ऑड है। जैसे अगर मैंने 10 को 2 से डिवाइड करा तो 2 5 जा 10। अब बताओ क्या 10 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया या नहीं हो गया? हो गया। गणित के हिसाब से आपने क्या देखकर कहा डिवाइड हो गया? थोड़ा सा और, मैंने यहाँ पर लिखा 9, 2 4 जा 8। अब ये बताओ क्या 9 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया नहीं हो गया? नहीं हो गया। क्या देखा आपने इन दोनों में कि आपको ऐसा लगा? रिमाइंडर देखा, रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ रिमाइंडर 1। तो अगर किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए और वो पूरी तरह से डिविजिबल है, दैट मीन रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो अब ये बताओ क्या ये दोनों सिंबल हम यूज कर सकते हैं इस चीज को चेक करने के लिए कि भाई हमारा कोई नंबर इवन है या ऑड है, क्योंकि इन दोनों से रिमाइंडर तो आता नहीं है। इन दोनों से कौन सा पोर्शन आता है? कोशेंट वाला पोर्शन आता है। तो अब हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। किसी भी नंबर का ये चेक करना है कि वो डिवाइड है या नहीं, तो उसके लिए हम रिमाइंडर यूज करते हैं, रिमाइंडर। तो अब अगर आपसे कहा जाए 10 का रिमाइंडर 3 से लिया गया तो रिजल्ट कितना आना चाहिए इसका? 1 आना चाहिए ना। देखो यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, 3 3 जा 9। रिमाइंडर डिवीजन में हमें ध्यान रखना है कोशेंट डेसिमल पॉइंट में नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके मन में आ रहा था कि बात अगर डिवाइड करने की है तो हम तो कर ही देंगे। 2 4 जा 8 बचा 1 दशमलव या आया 0, और 2 5 जा 10 सब खत्म, कुछ नहीं बचा नीचे 0। हमारे हिसाब से तो 9 भी डिवाइड होता है 2 से। तो जब हम ये चेक कर रहे हैं कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसमें हिडन एक पॉइंट है। वो हिडन पॉइंट क्या है? क्वोशंट इंटीजर में रहना चाहिए, फ्लोट नहीं बनना चाहिए। क्वोशंट इंटीजर में रहते हुए हम चेक करते हैं रिमाइंडर 0 हुआ कि नहीं, तब पता चलेगा कि वो नंबर इस नंबर से डिवाइड था या नहीं। ठीक है, चलो। तो अब ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो इसको हम क्या बोलते हैं पाइथन में? मॉडलो, और अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं? रिमेंड, बचा कुचा, शेषफल, रिमाइंडर डिवीजन। नाम भी सही है ना, रिमाइंडर। अब ये हमारे क्या हो गए पाइथन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। किसी भी प्रोग्राम में आप इनको देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम आप बनाएंगे तो इनमें से कोई ना कोई आपका यूज होता ही है ना। अब आगे चलते हैं, दूसरा ऑपरेटर पढ़ते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर 7 तरह के हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए। प्लस, माइनस 2, मल्टीप्लाई 3, पावर 4, उसके बाद ये आपका डिवीजन, ट्रू डिवीजन 5, फ्लोर डिवीजन 6, और मॉडुलो डिवीजन 7। तो 7 तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि फंडामेंटल मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको गणित सिखाई जाती है तो काउंटिंग, और काउंटिंग के बाद फिर यही सिखाया जाता है, जोड़ना घटाना। उसके बाद फिर आगे एलसीएम एचसीएफ और बाकी चीजें सिखाई जाती है।
आगे चलते हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जिस चीज को हम इक्वल टू प्रोनाउंस करते हैं इसको ऑफिशियली असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इसको हमने जाने अनजाने में कुछ क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैंने लिखा x इक्वल टू 10, तो यहाँ पर हमने क्या प्रोनाउंस करा? x इक्वल टू 10। यही क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। जिसको हम इक्वल टू प्रोनाउंस करते हैं इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका एक सिंटैक्स होता है, उसका एक रूल होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में जो भी होना चाहिए वो वेरिएबल ही होना चाहिए। राइट साइड में जो आप लिख रहे हैं वो एक वैल्यू भी हो सकती है, वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, और कोई एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। बट लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप लिखते हैं वो क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही होना चाहिए। जो अभी हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं उनमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि लेफ्ट में वैल्यू होगा कि वेरिएबल होगा, राइट में वैल्यू होगी कि वेरिएबल होगा। कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको वैल्यू के साथ पढ़ाए, लेकिन दोनों चीजें कुछ भी हो सकती है। प्लस के पहले आप कुछ भी लगाओ, प्लस के बाद कुछ भी लगाओ, कोई कंडीशन वहां पर नहीं है। बट यहाँ पर ये कंडीशन। उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड में जो भी आपने लिखा है ये हमारा कॉपी हो जाता है किसके अंदर, या असाइन हो जाता है किसके अंदर? इस वेरिएबल के। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि ये इसमें असाइन होगा। ठीक है। तो राइट साइड में जो भी लिखा है वो हमारा असाइन हो जाता है लेफ्ट वाले वेरिएबल से। तो ये क्या होता है? हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसको करके देखें। ये हम ऑलरेडी शायद जानते भी हैं। एक्स को असाइन कर दिया 10 या एक्स में स्टोर कर दिया 10, वो सब हमें पता है। अब मैंने कहा मेहनत उतनी करेंगे, लेकिन जो हमें सिंटैक्स बताया गया है असाइनमेंट ऑपरेटर का वो नहीं मानेंगे। इसमें और इसमें मेरे एफर्ट्स बराबर लगे होंगे, उतना ही टाइम लगा होगा, उतने ही मैंने की टाइप करी होंगी। दोनों सेम है, सिर्फ सिंटैक्स मैंने फॉलो नहीं करा। क्या आ गई एरर? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना। अब राइट हैंड साइड में कुछ भी हो सकता है। एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू एक्स कर सकते हैं। यस। लेफ्ट में तो रूल है वेरिएबल होना चाहिए, राइट में वेरिएबल हो सकता है, वैल्यू भी हो सकती है। तो इसका मतलब है राइट वाले की वैल्यू असाइन हो जाएगी किसमें? लेफ्ट वाले में। यानी कि एक्स की वैल्यू असाइन हो जाएगी किसमें? वाई। तो अब अगर मैं वाई को प्रिंट कराऊंगा तो भी हमारा ये आएगा। अब मैं लिखा जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 5। तो अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि x की वैल्यू असाइन हो जाएगी z में। अगर ऐसा हुआ तो इसका फिर क्या मतलब हुआ? तो अगर राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है तो पहले वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा और उससे जो रिजल्ट बना होगा वो रिजल्ट असाइन होता है लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल। तो यहाँ से जो भी रिजल्ट बनेगा दैट इज x की वैल्यू क्या है? 10, y की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 5 कितना होगा? 25। तो जो 25 होगा वो जाके असाइन हो जाएगा हमारा लेफ्ट वेरिएबल जेड के अंदर। ठीक है। तो ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट हम ऑपरेटर का पहला वेरिएंट है। असाइनमेंट ऑपरेटर के कई वेरिएंट्स होते हैं, उनमें सबसे पहला वाला यही है। और इस तरह के असाइनमेंट को पाइथन में नाम दिया गया है सिंपल असाइनमेंट। अब कई बार हमें ऐसी नीड होती है कि हम एक स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहेंगे। लेट अस सपोज मेरे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी। ए को मुझे वैल्यू असाइन करनी है 5, बी को वैल्यू असाइन करनी है 6। इस काम को कैसे हम कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो ए को असाइन कर दिया 5, अब बी को असाइन करना है 6। तो एक तरीका तो ये है
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें दो स्टेटमेंट हो गए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यह था कि एक ही आपका प्रोग्राम में स्टेटमेंट रहना चाहिए। ऐसे करके करें, हमने कहा एरर आ गई, ऐसे तो नहीं चलेगा, तो कॉमा लगा दें, एरर आ गई, ऐसे भी नहीं है। तो फिर क्वेश्चन रह गया कि अगर मल्टीपल वेरिएबल, अभी दो हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, अगर मुझे एक ही साथ एक ही स्टेटमेंट में असाइन करने होंगे तो क्या नहीं कर पाएंगे पाइथन में? क्या अलग अलग स्टेटमेंट ही बनाने पड़ेंगे? आंसर इज नो। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप एक ही बात में या एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको लिख लीजिए, ए कॉमा बी, और भी है सी डी ई, तो आप लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यू को असाइन कर दीजिए कॉमा लगाकर। तो पहला वेरिएबल आपने क्या लगाया, ए, तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर का राइट हैंड साइड में जो पहली वैल्यू होगी वो हमारा पहले वेरिएबल के लिए होगी, कॉमा दूसरी वैल्यू दूसरे के लिए होगी, एंड सो ऑन सो ऑन। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स होंगे सारे कॉमा लगाते हुए, और राइट हैंड साइड में उसी ऑर्डर में आप उनको वैल्यू असाइन करते हैं। गिनती हमें ध्यान रखनी है, जितने वेरिएबल होने चाहिए उतनी ही वैल्यू राइट साइड में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को प्रिंट कराऊंगा तो ये दोनों ऑप्शन प्रिंट होंगे, ठीक है। इस तरह के असाइनमेंट को बोला जाता है मल्टीपल असाइनमेंट। तो मल्टीपल असाइनमेंट के आ जाने से सिर्फ चीजें थोड़ी सी सिंपल हो गई। अगर ये नहीं होता तब भी तो हम ये काम कर ही सकते थे, सिर्फ ये होता कि हमें अलग अलग स्टेटमेंट लिखने पड़ रहे होते, ठीक है। कोई खास फायदा नहीं है, बस सिंपलिसिटी वाला पॉइंट आ रहा है। अब मुझसे कहा गया कि आपको इस बार मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करनी है, और वो वैल्यू एक ही है। मान लीजिए तीन वेरिएबल है, ए बी सी, और तीनों वेरिएबल्स के लिए आपको एक ही वैल्यू असाइन करनी है, 10 10 10। तो इस काम को मैं, पहला तरीका है ऐसे कर सकता हूँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो हो ही जाएगा। इसमें तीन स्टेटमेंट लिखने पड़ गए। अब अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहूँ तो आप ऐसे कर सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, असाइन कर दो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ये तो हम कर ही सकते हैं। अब अगर आप क्लियर हैं कि मल्टीपल वेरिएबल को सेम वैल्यू ही असाइन करनी है, अलग अलग नहीं करनी है, तो एक और हमारा असाइनमेंट का वेरिएंट आता है, ए को असाइन कर देंगे बी, बी को असाइन करेंगे सी, और सी को असाइन कर देंगे 10। तो ये एक्सप्रेशन राइट से लेफ्ट की तरफ एग्जीक्यूट होगा। तो पहले 10 जाके असाइन हो जाएगा किसमें, सी, और सी की जो वैल्यू है वो जाके असाइन हो जाएगी डी में, और बी की जो वैल्यू है वो जाकर असाइन हो जाएगी ए। तो इस तरह से एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल को सेम वैल्यू से अगर असाइन करना हो तो एक तरीका ये भी होता है। अगर ये नहीं होता तब भी हम मल्टीपल असाइनमेंट से काम कर लेते, और मल्टीपल असाइनमेंट नहीं होता तब भी हम सिंपल असाइनमेंट से इस काम को कर सकते थे। सिर्फ सिंपलिसिटी यहाँ पर लाई जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेन्ड असाइनमेंट, चेन्ड असाइनमेंट, ठीक है। अब एक और आखिरी टाइप का असाइनमेंट, इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड शब्द ओरिजिनेट होता है कंपोजिशन से। कंपोजिशन, जैसे आप कोई मेडिसिन परचेस करने जाते हैं और उस मेडिसिन जो आपने मांगी वो नहीं हो, तो फिर आप क्या देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या साल्ट थे, क्या क्या कंपोजिशन थे, ये देखते हैं।
और उसी तरह की दूसरी है आपकी। तो कंपोजिशन शब्द का मतलब क्या निकला, एक से ज्यादा, तभी तो कंपोजिशन होगा। अगर कोई चीज एक ही है तो कंपोजिशन शब्द की जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक है। कंपाउंड, कंपोजिशन, अच्छा कंपाउंड शब्द को शायद आप लोगों ने 8th 9th 10th की केमिस्ट्री में सुना होगा। जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते थे तो आपको एक कंपाउंड देते थे, इसमें ढूंढो एस्पिरिन है कि नहीं, इसमें ढूंढो HCl है कि नहीं, है ना। तो क्या मिलता था आपको, एक कंपाउंड, है ना। तो कंपाउंड, कंपोजिशन, इनकी हिंदी क्या होती है, मिश्रण। जहाँ पर एक से ज्यादा चीजें अवेलेबल होती है उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है। तो कंपाउंड असाइनमेंट दो असाइनमेंट या दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर और दूसरा सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कंपाउंड असाइनमेंट कॉम्बिनेशन है अर्थमेटिक प्लस सिंपल असाइनमेंट। अर्थमेटिक ऑपरेटर और सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर को अगर मिलाकर एक साथ यूज करा जाए तो बन जाता है कंपाउंड असाइनमेंट। कैसे यूज करना है वो सीखा जाएगा। तो लेट अस सपोज मेरे पास कोई ए नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है। अब कंपाउंड असाइनमेंट कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ही होना चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट है। कोई भी असाइनमेंट अगर है तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर वेरिएबल ही मांगेगा। तो हमने लिखा ए। अब कंपाउंड असाइनमेंट में पहले लगाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा वाला, सात हमने पढ़े थे, सात में से कोई सा भी आप ले सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई सा भी आप ले सकते हो। तो चलो प्लस लेके चलते हैं, है ना, प्लस। उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पर असाइनमेंट, सिंपल असाइनमेंट वाला ऑपरेटर लगाएंगे, ये लगा दीजिए। उसके बाद एक वैल्यू लिखेंगे, मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो ये हो गया ए प्लस इक्वल टू 2। इसी तरह से ए माइनस इक्वल टू 2, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ए डिवाइड इक्वल टू 2। अब इनका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होगा इंटरनली कि ए में एक नई वैल्यू असाइन कर दी जाए। और नई वैल्यू कैसे आएगी, ए की जो पुरानी वैल्यू है उसमें क्या कर दो, +2 कर दो। तो ए प्लस इक्वल टू 2 का मीनिंग होता है ए इक्वल टू A+2। ठीक है। तो अब बताइए, अगर ए को प्रिंट कराया जाए तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए सर, 7 आनी चाहिए। ठीक है। अब मैंने लिखा ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। बताओ इसका इंटरनली मीनिंग क्या होगा, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 3। तो बताओ अब यहाँ पर जब ए प्रिंट कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो जब हम प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को यूज करते हैं तो उस वेरिएबल की क्या वैल्यू यूज होती है, वो जो हमने सबसे पहले वेरिएबल में डिफाइन करी थी, या उस पॉइंट पर जो अपडेट हो गई है वो वाली। तो अब ये बताओ, जब यहाँ पर ए का यूज हो रहा है तो यहाँ पर ए की वैल्यू आप 5 कंसीडर करेंगे, या इस लाइन की वजह से जो 7 हो गई है वो कंसीडर करेंगे। तो 7 कंसीडर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो गई, अब 7 × 3 यानी कि कितनी हो गई, 21। तो 21 आना चाहिए ना सर इसका आउटपुट। और आप बोल रहे हो नहीं सर 5 ही होगी, तो सर सोचो फिर ए की वैल्यू तो यहाँ से उठाओ सबसे पहले वाली, है ना। बाकी जो मैंने आगे बदली है सब बेकार होंगी फिर, तो किसी काम की नहीं है फिर, है ना। तो 21 आना चाहिए, लेटेस्ट वाली वैल्यू हमारी यूज होती है। तो जब भी प्रोग्राम में कोई वेरिएबल यूज होगा तो उस वेरिएबल की वो वैल्यू यूज नहीं होती है जो सबसे पहली बार हमने उसे दी थी। जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू प्रोग्राम में हो गई है वो वैल्यू हमारी यूज होती है। ठीक है। चलिए, तभी तो उसका नाम वेरिएबल है, वरना किस बात का वेरिएबल अगर बदल ही नहीं रहा तो, है ना। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड असाइनमेंट। प्लस के साथ भी चलेगा, माइनस के साथ भी चलेगा, मल्टीप्लाई के साथ, सबके साथ चलेगा। मैंने आपको दो से यूज करके दिखा दिया, बाकी पांचों के साथ आप अपने घर पे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। चलिए, तो दो तरह के ऑपरेटर्स हमारे कंप्लीट हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर और दूसरा हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तीसरे की बात करते हैं, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। कंपैरिजन
या रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जब हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो। क्यों करेंगे सर हम कंपेयर? मान लीजिए आप एटीएम में कुछ अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा होगा कि जितना अमाउंट आप एंटर कर रहे हैं विड्रॉ करने के लिए उतना विड्रॉ हो ही जाएगा? क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले इतना मेरे अकाउंट में होना भी तो चाहिए। तो ये बात कौन बताएगा? एटीएम कैसे पता करता है इस बात को कि जितना अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं उतना आपके में है या नहीं? कंपैरिजन करता होगा। इफ अवेलेबल बैलेंस इज ग्रेटर देन विड्रॉइंग बैलेंस, तब आगे का कोड चलेगा, वरना नहीं चलेगा। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कैसे पता चला फर्स्ट किसकी आई? जितने स्टूडेंट थे सबके नंबर को क्या करा? कंपेयर करा। आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, है ना, उसके बाद लास्ट में आप अपना यूपीआई पिन एंटर करते हैं, तो कुछ भी कर दो चल जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। मतलब पेमेंट गेटवे सर्वर पे पहले वो जो यूपीआई पिन है वो पहले कंपेयर होता होगा, ये वही है जो आपने बनाया था। अगर वही है तो पेमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जीमेल पर आप लॉगिन करते हैं तो यूजर आईडी पासवर्ड कुछ भी दो तो लॉगिन हो जाओगे। इसका मतलब हम जो लिख रहे हैं पहले वो कंपेयर होता होगा। तो सब कंपैरिजन तो हर जगह होता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग जब भी करी जाती है तो वहां पर कंपैरिजन ही होता है। ठीक है, चलो। तो अब ये कंपैरिजन होता कैसे है? चाहे प्रोग्राम जावा में बने, सी में बने, पाइथन में बने, तो कंपैरिजन करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स अवेलेबल कराए गए हैं। उन ऑपरेटर्स का यूज करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? इक्विटी कंपैरिजन। दो चीजें बराबर है या नहीं, हमें ये कंपेयर करना है ना। जैसे आईडी पासवर्ड, तो फेसबुक, जीमेल या कोई भी वेबसाइट पर जब आप अपना लॉगिन करते हैं तो आप जो भी यूजर आईडी पासवर्ड दे रहे हैं पहले वो कंपेयर होता होगा किस आईडी पासवर्ड से जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट करा था उस समय क्या दिए थे आपने। अगर वो सेम है तो आप लॉगिन हो जाएंगे, अदरवाइज लिख कर आ जाएगा इनवैलिड यूजर नेम पास। तो अगर सेम वैल्यू कंपेयर करनी है तो उसके लिए सिंबल होता है डबल इक्वल। डबल इक्वल क्या करता है? कंपैरिजन करने वाला काम करता है। सिंगल इक्वल क्या करता है? असाइन करने वाला काम करता है। तो सिंगल इक्वल कंपैरिजन नहीं करता है, डबल इक्वल कंपैरिजन करता है। डबल इक्वल असाइन नहीं करता। आपने ऐसे लिख दिया ए इक्वल 10, आपने लिख दिया ए डबल इक्वल 10, दोनों का मतलब अलग अलग है। पहले वाले केस में आपको 10 की वैल्यू ए में असाइन कर दी जाएगी, दैट्स इट। दूसरे वाले केस में 10 ए में असाइन नहीं हो रहा है, ए के पास वैल्यू होनी चाहिए। क्या वो वैल्यू 10 है? ये कंपैरिजन हो रहा है। और अगर है तो, और नहीं है तो क्या मिलेगा मुझे? तो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये हमारा क्या वापस करते हैं? बूलियन रिजल्ट वापस करते हैं, रिटर्न बूलियन रिजल्ट। अब बूलियन रिजल्ट क्या होता है? या तो ये क्या वापस करेंगे? ट्रू, या क्या वापस करेंगे? तो अगर आप दो वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, अब वो दो वैल्यू बराबर हैं तो रिजल्ट आएगा ट्रू। और अगर वो वैल्यू बराबर नहीं है तो रिजल्ट आएगा। तो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ इक्विटी वाले को। डबल इक्वल जिसको प्रोनाउंस करते हैं उसका नाम होता है इक्विटी ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम ऑफिशियली समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, बोलते हैं इक्वल। इसको ऑफिशियली समझा जाता है इक्विटी ऑपरेटर, लेकिन हम बोलते क्या है इसे? डबल इक्वल। देखकर बोलते हैं। ठीक है, तो हम पता होना चाहिए। तो अब ये क्या कह रहा है? दो वैल्यू आप कंपेयर कराएंगे, अगर वो दोनों सेम हैं तो मैं ट्रू दूंगा, और अगर वो अलग अलग हैं तो फॉल्स दूंगा। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पे क्या 10 बराबर है 12 के, हमने कहा नहीं, 10 12 के बराबर तो नहीं होता। अब इसी तरह से एक और ऑपरेटर है जो कंपैरिजन करता है, जिसको बोलते हैं नॉट इक्वल ऑपरेटर।
नॉट इक्वल ऑपरेटर कहता है कि मैं ट्रू तब दूंगा जब दो वैल्यू बराबर नहीं होती, है ना। तो 10 नॉट इक्वल 12 एक्सक्लेमेशन मार्क और असाइनमेंट सिंबल को अगर एक साथ यूज करा जाए तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल ऑपरेटर। कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल हमें ट्रू कब देता है, जब दो वैल्यू बराबर नहीं है। जिन दो वैल्यू का कंपैरिजन किया जा रहा है अगर ये बराबर नहीं है तब ट्रू देता है। आसान भाषा में इसका अपोजिट है, ये जब ट्रू देता है और जब ये फॉल्स देता है उसका अपोजिट ही है। तो अब इसका रिजल्ट फिर क्या आना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। अब तीसरा कंपैरिजन हमारा होता है ग्रेटर कंपैरिजन। ग्रेटर कंपैरिजन आपने तीसरी चौथी क्लास की मैथ में पढ़ा होगा। क्वेश्चन आते थे, ऐसे बॉक्स बना होता था और यहाँ पर कुछ नंबर लिखे होते थे ऐसे करके। अब आपको इसमें इन बॉक्स में अपना साइन को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का साइन आपको क्या पढ़ाया गया था, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से थे, चाहे यूपी बोर्ड से थे, चाहे बिहार बोर्ड से थे, या दुनिया के किसी बोर्ड से थे, तो ग्रेटर देन का साइन क्या होता था, राइट साइड एरो। इसको ग्रेटर देन कहते थे, एरो सिंबल को ग्रेटर देन, और लेफ्ट साइड एरो को लेस देन कहते थे। यही तो कहा जाता था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यही यूज किया जाता है, अलग से कुछ नहीं है। तो अब इन दोनों में अगर मैं कहूँ तो क्या दिखा सकता हूँ, 40 और 30 के बीच में क्या है। फोकस किसको करेंगे, फोकस करते हैं मतलब लेफ्ट वाले को। लेफ्ट वाले को फोकस करके आपको अपना आंसर देना होता है, राइट वाले को नहीं फोकस करना होता है। लेफ्ट को फोकस करो। 40 से 30 क्या है, छोटा है या बड़ा है यार। 40 से 30 छोटा भी होता है, 40 से तो बड़ा ही होगा ना यार कोई। अच्छा 40 कह लो, 40 30 से कैसा है ना। तो अब मैं क्या लिखूं यहाँ पर, 40 इज ग्रेटर देन 30, ठीक है। 50 और 20 के बीच में क्या रिलेशन है, 50 क्या है 20 से। तो आप इधर से नहीं पढ़ रहे हैं, आप लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं। आपका फोकस कहाँ होता है, लेफ्ट साइड के साथ। राइट का क्या रिलेशन है, राइट का लेफ्ट के साथ क्या है, ये फोकस नहीं करना है हमें, ये फोकस करना है लेफ्ट वाला राइट के साथ क्या है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कह सकते हो सर, आपने बोला 40 ग्रेटर है 30 से, मैं तो इसे ऐसे पढ़ूंगा कि 30 लेस देन है 40 से। यही तो दोनों ही है, नजरिया अपना अपना है। इधर जो आदमी खड़ा है वो कह रहा है 6 है, इधर जो खड़ा है वो कह रहा है नहीं ये तो 9 है, लेकिन दोनों का अपना अपना नजरिया सही है। तो हमें कैसे पढ़ना है, वो हमें पाइथन से सीखना होगा, अपने मन से नहीं सीखना है। तो हमें फोकस किसको करना होता है, लेफ्ट। लेफ्ट के अकॉर्डिंग ये क्या रिलेशन है, हमने कहा लेफ्ट के अकॉर्डिंग तो 40 ग्रेटर है 30। तो जितने भी कंपैरिजन होंगे वो सब लेफ्ट को फोकस करके हमें समझने होंगे कि लेफ्ट वाला राइट के साथ कैसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अगर यही लिख दूँ 10 फिर ग्रेटर देन 20, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 10 इज ग्रेटर देन 20। क्या ये सही है गलत है, गलत है। गलत का मतलब क्या आएगा, फॉल्स, एरर नहीं आएगी, फॉल्स। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 8, ये बात सही है, ठीक है। अगला आता है लेस देन, 10 इज लेस देन 20, तो ये लेस देन सिंबल हो गया। क्या 10 लेस देन है 20 से, हमने कहा है। फिर लिखा मैंने यहाँ पर 10 इज लेस देन 5, हमने कहा नहीं 10 5 से छोटा नहीं होता है। ये तो लेस देन कंपैरिजन और ग्रेटर देन कंपैरिजन। उसके बाद एक कंपैरिजन आता है
एटीएम वाले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। आपके अकाउंट में 500 रुपये पड़े हुए हैं बैंक में, आप एटीएम में जाते हैं और 500 रुपये विड्रॉ करना चाहते हैं, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब सोचो एटीएम के अंदर कंपैरिजन करते समय अगर उन्होंने ग्रेटर कंपैरिजन कर रखा होगा तो फिर तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर कंपैरिजन क्या बोलेगा, अवेलेबल बैलेंस ज्यादा होना चाहिए। अब अवेलेबल बैलेंस अगर ज्यादा है, बराबर है, तब भी तो विड्रॉ हो ही जाता है। तो यहाँ पर एक ऑपरेटर और बनाया गया कंपैरिजन के लिए, जिसका नाम होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाले से या तो ग्रेटर होनी चाहिए, अगर ग्रेटर नहीं है और अगर बराबर भी है तो भी ट्रू आएगा। तो इसका क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब इक्वल टू इंडिपेंडेंटली आता है तो डबल इक्वल सिंबल आता है, जब इक्वल टू ग्रेटर के साथ कंबाइन करके यूज किया जाता है तो सिंगल टाइम ही डबल इक्वल नहीं आता है ना, सिंगल टाइम ही इक्वल टू आएगा, ये एरर आ जाएगी। तो सिंगल टाइम ही लगाना, ध्यान रखना, ये और ये, ठीक है। तो फिर तो सर ये अभी भी ट्रू आना चाहिए। 10 1 के बराबर नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है, अभी भी क्या आएगा ये। इसी सीरीज में एक और बनना चाहिए, फिर क्या बनना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू का मतलब हो गया कि लेफ्ट वैल्यू राइट वाले से या तो छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। कोई भी अगर एक चीज सही होगी तो आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में से कोई चीज सही नहीं है तो आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर को समझ सकते हैं, है ना। इक्वल कंपैरिजन, नॉट इक्वल कंपैरिजन, ग्रेटर कंपैरिजन, ग्रेटर इक्वल टू कंपैरिजन, लेस देन कंपैरिजन और लेस देन इक्वल टू कंपैरिजन, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हम आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगला ऑपरेटर आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की क्या जरूरत है, अब तक तो जो पढ़ा चलो समझ में आ रहा है। हाँ देखते हैं दुनिया में ये सब चीजें होती हैं, कंपैरिजन होता है, एटीएम में कंपैरिजन हो रहा है, ओटीपी कंपैरिजन हो रहा है, आईडी पासवर्ड कंपैरिजन हो रहा है, समझ में आता है। गुणा भाग होती है दुनिया के अंदर, सब लॉजिकल ऑपरेटर दुनिया में कहाँ होंगे, कहाँ इनका यूज है आसपास के लाइफ में हमारी। तो लॉजिकल ऑपरेटर जनरली यूज होते हैं बूलियन कंप्यूटेशन के लिए। बूलियन कंप्यूटेशन क्या होता है, जहां पर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो बूलियन वैल्यूज हैं, यानी कि ट्रू और फॉल्स वैल्यूज हैं। अब आप ट्रू और फॉल्स वैल्यू पर क्या करना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ट्रू और फॉल्स वैल्यू पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो क्या दिया गया, लॉजिकल ऑपरेटर दिया गया, ठीक है। अब आप ध्यान से सोचें कि लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन वैल्यूज पे चलते हैं, यानी ट्रू फॉल्स वैल्यू पे चलते हैं। तो इनका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता होगा, सिग्नल प्रोग्रामिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोग्रामिंग में। कभी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में गेट होते हैं, एंड गेट, नॉर गेट, फ्लिप फ्लॉप का नाम सुना होगा आपने कभी, है ना। सेमीकंडक्टर का नाम सुना होगा आपने कभी। तो ये सब जो मैं नाम बोल रहा हूँ, इन सब के अंदर क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे हैं हमारे। इनके अंदर आपका करंट होता है, और करंट कितनी फॉर्म में होता है, दो ही फॉर्म में होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। भाई अगर आप एसी करंट को एनालाइज करेंगे तो एसी करंट के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा, ठीक है। और कभी आपने शायद पढ़ा होगा कि जब एसी करंट का वेवलेंथ निकाला जाता है तो ऐसे आता है। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि एसी करंट यही होता है। चलो फिलहाल हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम ये समझ रहे हैं कि अगर एसी करंट पर अगर मैं कोई ऑपरेशन करूंगा
तो इसी करंट में दो ही चीज होती हैं, तो प्लस या माइनस। प्लस को हम क्या बोलते हैं, ट्रू, माइनस को हम क्या बोल सकते हैं, फॉल्स। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई कोड बनाऊंगा, या सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, या फ्लिप फ्लॉप के लिए, या सेमीकंडक्टर के लिए कोई प्रोग्रामिंग करूंगा, तो वहां पर मुझे जो नंबर मिलेंगे वो 2 3 4 5 6 8 10 नहीं मिलेंगे। वहां पर मुझे या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। अब उनके लिए अगर मुझे कोई ऑपरेशन करना होगा तो लॉजिकल ऑपरेटर ही यूज होगा। ठीक है। अब सर हम तो फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, बिना फिजिक्स के कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं जहाँ लॉजिकल ऑपरेटर यूज होता हो? क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, ऐसे फिजिक्स पढ़नी पड़ जाएगी थोड़ी बहुत हमारे लिए। हमने कहा बिना उसको समझे हुए भी लॉजिकल ऑपरेटर को समझा जा सकता है। मान लीजिए आपने क्या करा, जीमेल में अपनी यूजर आईडी एंटर करी। ठीक है। मान लीजिए आपका यूजर है एडमिन, और इसको मुझे कंपेयर करना है उस वैल्यू से जो आपने अपना अकाउंट बनाते समय दी थी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो वैल्यू एडमिन है। ठीक है। तो सिर्फ यूजर नेम कंपेयर होने से क्या आप किसी वेबसाइट में लॉगिन हो सकते हैं? क्या और मैच होना चाहिए? पासवर्ड मैच होना। तो अब मान लीजिए पासवर्ड था इंडिया, लेकिन आपने जब एंटर करा तो आपने दे दिया भारत। तो वैसे तो भारत इंडिया एक ही बात है, बट हमारे प्रोग्राम को क्या पता, वो तो अल्फाबेट पकड़ रहा है। तो अब मान लीजिए जो पहला वाला है वो आपका अभी का दिया हुआ यूजर नेम है, और जो दूसरा है ये आपका जब अकाउंट बनाया गया था उस समय आपने यूजर नेम दिया था। ये अभी आपने लॉगिन करते समय जो पासवर्ड दिया है वो है, और ये वो पासवर्ड है जो आपने अकाउंट बनाते समय दिया था। तो अब बताओ कि लॉगिन होने दें या ना होने दें? नहीं होने दें। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे का जो रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स आना चाहिए। मतलब यही तो हुआ। तो अब मुझे क्या करना है, आसान भाषा में लॉजिकल ऑपरेटर हम कब पढ़ेंगे, जब मुझे दो कंपैरिजन के रिजल्ट को कंबाइन करके बूलियन रिजल्ट चाहिए। अपने आप में इस कंपैरिजन का जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप में कैसा आएगा, बूलियन आएगा ना भाई। या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, इसके अलावा तो कुछ ही नहीं सकता। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, एक बूलियन आएगा। अभी पढ़ा है। और अगर मैं इस कंपैरिजन को देखूं तो इस कंपैरिजन का रिजल्ट भी क्या आएगा, बूलियन आएगा। अब मुझे इनके रिजल्ट से डिसीजन कैसे लेना है, इन दोनों बूलियन रिजल्ट को फिर से मुझे कंबाइन करना है और फाइनली एक बूलियन रिजल्ट बनाना है। अब ये रिजल्ट अगर ट्रू आया दैट मीन सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ना है। अगर ये रिजल्ट फॉल्स आया मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दो बूलियन वैल्यू पर कोई ऑपरेशन करके एक फाइनल बूलियन रिजल्ट लाना चाहता हूं तो कैसे आएगा, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए जो इनपुट होता है वो बूलियन वैल्यूज होती हैं, और आउटपुट क्या वापस करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, बूलियन रिजल्ट ही वापस करते हैं। अब ये बताओ इन दोनों वैल्यू को कंबाइन कैसे किया जाए, दो बूलियन वैल्यू को कंबाइन कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर का टाइप बताएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह के होते हैं। एक होता है लॉजिकल एंड, लॉजिक लॉजिकल एंड। एक होता है लॉजिकल और एक होता है लॉजिकल नॉट। तीन तरह के क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड ये कह रहा है कि मेरी एक ट्रुथ टेबल होती है, ट्रुथ टेबल फॉर एंड। ये ट्रुथ टेबल में आपको ये बताया जाता है कि कब ट्रू आएगा कब फॉल्स आएगा। तो
ट्रू एंड, लॉजिकल एंड को एंड कीवर्ड से दिखाया जाता है। पहली बार कोई ऐसा ऑपरेटर आप पढ़ रहे हैं जिसका सिंबल नहीं है, जिसको एक कीवर्ड से दिखाया जाता है। यही चीज सी में, जावा में डबल एम परसेंट से दिखाई जाती है। पाइथन में डबल एम परसेंट से एंड को नहीं दिखाया जाता, एंड कीवर्ड आपको लिखना हो। तो ये 3 कीवर्ड हैं जो पाइथन में यूज होते हैं इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि जो एंड है ये कैसे काम करता है। एंड कह रहा है कि ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट विल बी ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट विल बी फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड। तो ये इसका क्या है, ट्रुथ टेबल। अगर आप इस ट्रुथ टेबल को ध्यान से देखें तो लॉजिकल एंड अपना रिजल्ट ट्रू सिर्फ एक ही कंडीशन में देता है। वो कंडीशन क्या हो, जब दोनों बुलियन वैल्यूज उसकी क्या होनी चाहिए, अदरवाइज हर केस में क्या दे रहा है, फॉल्स। भाई अगर बुलियन इनपुट है तो 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, लेफ्ट ट्रू राइट फॉल्स, राइट वाला फॉल्स लेफ्ट। तो ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे और तो कुछ बनेगा नहीं। इनके रिजल्ट हम बता दिए। तो अब मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में अब आप चाहते हैं कि ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, तो आप कब ट्रू चाहेंगे फाइनली, जब दोनों ट्रू हो या कोई भी एक ट्रू हो, दोनों ट्रू हो। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए कॉमा नहीं लगाना है। कॉमा लगा दोगे तो 2 अलग अलग रिजल्ट आएंगे, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू अलग, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स अलग। मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है। तो इनको कंबाइन कैसे करोगे, लॉजिकल ऑपरेटर लगाकर। क्या लगाओ इनके बीच में, एंड। अब ये एंड आपको बताएगा फाइनल सिंगल ट्रू या फॉल्स। किसके बेस पर, यहां से जो रिजल्ट बना वो क्या था, यहां से जो रिजल्ट बना वो क्या था। अगर दोनों के रिजल्ट ट्रू बने हैं तो ये ट्रू दे देगा, क्योंकि ये ऐसा ट्रुथ टेबल में बताएगा। ठीक है। अब इसी तरह से ट्रुथ टेबल जैसे आपने एंड के लिए बताई है, और की भी होती होगी, हमने कहा और के लिए भी है। ठीक है। अगर रटना ना पड़े, शॉर्ट में लॉजिकल और की ट्रुथ टेबल हमें समझ रही हो तो क्या कह सकते हैं। हाँ ये ज्यादा सही है, यही सही है कि अगर एक ही वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, चाहे दोनों ट्रू हो चाहे एक ट्रू हो, है ना। तो और का मतलब है अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। एंड क्या कहता है, जब दोनों ट्रू होंगी तब रिजल्ट ट्रू है। ठीक है। इसी तरह से ट्रुथ टेबल नॉट किया। तो नॉट एक ही बुलियन वैल्यू पे चलता है, 2 पे नहीं चलता। ठीक है। नॉट कह रहा है कि मैं किसी बुलियन वैल्यू के पहले आता हूं, और जो बुलियन वैल्यू थी उसको इन्वर्ट, उसको अपोजिट कर देता हूं। अगर मैं ट्रू के पहले आऊंगा तो मैं ट्रू को फॉल्स बना दूंगा, और अगर मैं फॉल्स के पहले आऊंगा तो फॉल्स को ट्रू बना दूंगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं।
जो बूलियन वैल्यूज पे काम करते हैं और बूलियन रिजल्ट ही वापस करते हैं। देखते हैं। तो एक बार इनको कोड में लेकर आते हैं। तो मान लीजिए लिखा मैंने 4 डबल इक्वल 5 एंड 10 इज ग्रेटर देन 7। बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू, एंड क्या बोलेगा? फॉल्स। उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने 10 इज लेस देन 20 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3। तो क्या आना चाहिए? और क्या आना चाहिए इसका रिजल्ट? ट्रू, क्योंकि एक तो सही है ही। ये क्या है? फॉल्स। ये क्या बना देगा उस फॉल्स को? तो जरूरी नहीं है कि कोई एक्सप्रेशन ही लिखना हो, मैं सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ट्रू का क्या बना देगा? फॉल्स, क्योंकि इससे आता तो ट्रू फॉल्स ही सबसे। बात करते हैं यूज केस की कि सर इसका यूज हमें कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये कोड की डिजाइन होती है जो प्रोग्राम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है। मान लीजिए मैंने कहा इफ कंडीशन ट्रू, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। अभी मैंने आपको इफ नहीं पढ़ाया है, इसलिए माइट भी अभी समझ में कम आए। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ इफ और कंडीशन ट्रू होने पर मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने पर मुझे कुछ करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? एल्स। और एल्स के अंदर अपना जो लॉजिक लगाना है वो लगाऊंगा। लेकिन मुझे इसमें कुछ करना ही नहीं था, तो अब मैं करूँ क्या? क्योंकि एल्स में ही लिखना है लॉजिक तो मुझे। तो मैंने क्या करा, इस कोड को अगर मैं शॉर्ट करना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इफ नॉट ट्रू, और यहाँ पर अपना लॉजिक लगा दूँ। ठीक है। इसको थोड़ा सा जब इफ एल्स और पढ़ा दूंगा आपके लिए, तो और बेटर वे में थोड़ा समझ में आएगा ना। तो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, क्योंकि अभी हमने जितना पढ़ा है उसमें इसका केस नहीं बनेगा। ठीक है, रियल लाइफ में कोई इसका केस नहीं है। ये हमारे लिखे गए कोड को एक लेवल पर सिंपल कर देता है बस, और ज्यादा कुछ। कल ऑफ रहेगा, कल थर्सडे है, कल क्लास नहीं होगी। फ्राइडे को क्लास होगी, है ना? फ्राइडे को मिलेंगे 8:30।